नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की। मैं आपको बताऊंगा कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीतियां तैयार कर रही है। मैं बताऊंगा भरत तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबर। आज मैं आपको बताऊंगी सुरक्षा में कटौती पर लालू प्रसाद यादव की दो टूक। मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर दान चोरी में पुलिस रिमांड शुरू, चंपत राय के पत्र ने बढ़ाई चर्चा। पटना के मशहूर कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मामले में 10 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला 10 जुलाई तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट में दोनों पक्ष रोशन आनंद और खान सर के वकीलों के दलीलों के सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 10 तारीख तक के लिए सुरक्षित रख दिया है। 10 जुलाई 2026 को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर जज फैसला सुनाएंगे। तब पता चलेगा कि खान सर को जेल होगी या राहत मिलेगी। संस्था खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले के मामले में की पैरवी कर रहे खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने बताया कि आज दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई। खान सर की एप्लीकेशन थी, उनके 3 गार्ड की भी याचिका थी, उस पर भी बहस पूरी हो गई। खान सर के 2 गार्ड जो जेल में बंद हैं, उनके मामले पर भी बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने और सबूतों को ध्यान में रखते हुए इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। 10 जुलाई की तारीख ऑर्डर के लिए रिजर्व हो गई है। उनका कहना है कि कोर्ट के सामने दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातों को पूरी तरह से रख दिया है। अब कुछ भी टालमटोल नहीं किया जाएगा। अब जज साहब इस पर डिसाइड करेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। खान सर के सिक्योरिटी गार्ड के मामले पर वकील अरविंद कुमार ने कहा कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, एजेंसी ने वहां प्राइवेट किए गए थे, उनका काम था प्राइवेट डिफेंस में चीजों को देखना, इससे फैजल खान का कोई रिलेशन नहीं था। हालांकि अब अगली सुनवाई में खान सर पर कौन सी गाज गिरेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति में इस वक्त अगर किसी उपचुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। वजह साफ है, क्योंकि इस सीट पर सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को मैदान में उतारा है और अब उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद पटना पहुंच रहे हैं। दरअसल बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। खुद नितिन नवीन इसी सीट से कई बार विधायक चुने गए और लगातार यहां कमल खिलाया, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो चली, जिसके चलते अब 30 जुलाई को यहां उपचुनाव होना है। इस चुनाव को दिलचस्प इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मुकाबला थोड़ा त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी पर भरोसा जताया, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ सीट जीतने की नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने की भी बन चुकी है। इसी बीच खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 जुलाई को 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर पटना पहुंचेंगे और अपने दौरे की शुरुआत वो महावीर मंदिर में पूजा अर्चना से करेंगे। इसके बाद बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा के समर्थन में आयोजित सभा में शामिल होने की संभावनाएं भी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वो नामांकन कार्यक्रम में भी मौजूद रह सकते हैं और इसके बाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन भी करेंगे। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर एनडीए के जिला अध्यक्षों की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें नितिन नवीन ने शामिल होने की संभावना भी जताई। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी में है। इससे पहले नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई देते हुए उन्हें पार्टी की जमीनी, स्थानीय और युवा कार्यकर्ता भी बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह बांकीपुर की जनता ने उन्हें वर्षों तक सेवा का अवसर दिया, उसी तरह इस बार भी अभिषेक कुमार सिन्हा यानी बंटी को अपना आशीर्वाद देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कितना सफल होती है या फिर विपक्ष इस हाई प्रोफाइल सीट पर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने में कामयाब होता है। 30 जुलाई को होने वाला मतदान इसका फैसला करेगा।
भोजपुर के भरत भूषण तिवारी मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि मृतक के माता पिता को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। आयोग ने यह सिफारिश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18C के तहत की है। इस एक्ट के तहत आयोग जांच के दौरान पीड़ित पक्ष को अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकता है। इसके साथ ही आयोग ने सरकार को डिटेल जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है। मामले में आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि भरत भूषण तिवारी की मौत गोली लगने से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा खून बहने और शॉक के कारण जान गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मामले की जांच में महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माना जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने आयोग के सामने डिटेल जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब बिहार सरकार को मामले में संबंधित सभी तथ्यों, जांच की प्रगति और उठाए गए कदमों की डिटेल रिपोर्ट आयोग के सामने दाखिल करनी होगी। बता दें कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना से जुड़े सभी पहलुओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सामने लाने का है। आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को निर्धारित की है। तब तक बिहार सरकार को अपना डिटेल जवाब आयोग के सामने देना ही पड़ेगा और इस सुनवाई में आयोग सरकार की रिपोर्ट और जांच की प्रगति की समीक्षा करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी सुरक्षा में हुई कटौती को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा कम किए जाने का फैसला राजनीतिक भावना से प्रेरित है। इस दौरान लालू यादव ने अपने अंदाज में कहा कि मैं बिहार का शेर हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता। उन्होंने दावा किया कि जनता का प्यार और समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। लालू यादव ने कहा कि वो सालों से सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं और हमेशा जनता के बीच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इससे उनके हौसले कमजोर नहीं होंगे। साथ ही आरजेडी की ओर से भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता की सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से भी कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह कहा गया है कि वीआईपी सुरक्षा समय समय पर सुरक्षा एजेंसियों के आकलन और तय प्रोटोकॉल के आधार पर ही तय की जाती है। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। अब लालू प्रसाद यादव का बयान ऐसे समय में सामने आया जब बिहार की राजनीति पहले से ही काफी गरमाई हुई है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस को बड़ा कदम उठाने की अनुमति मिल गई है। अदालत ने 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। बुधवार को सुबह पुलिस तीनों आरोपियों को जेल से अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ के लिए रवाना हुई। पुलिस इनसे दान चोरी से जुड़े सबूत जुटाने और चोरी के पैसों के इस्तेमाल से जुड़े जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। इससे पहले पुलिस तीनों आरोपियों से जेल में भी करीब 5 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। जांच के दौरान मोबाइल चैट से मिले कई सुराग का भी सत्यापन किया गया है। इस मामले में इससे पहले आरोपी अविनाश शुक्ला को भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी। उसके बाद मिली जानकारियों के आधार पर अब जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का एसआईटी को लिखा एक पत्र सामने आया है। वायरल हो रहे इस पत्र में चंपत राय ने दान की गिनती के लिए बनाई गई एसओपी पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस दस्तावेज पर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा के हस्ताक्षर है। चंपत राय का कहना है कि उन्हें इस एसओपी की जानकारी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट ऑफिस से मिली थी और वो इससे सहमत नहीं है। पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक हुए सभी प्रमुख समझौतों पर उनके हस्ताक्षर रहे हैं, लेकिन दान की गिनती से जुड़े इस दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि अगर उस समय वो अयोध्या में मौजूद नहीं थे तो उनके लौटने का इंतजार किया जाना चाहिए था। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। आपकी इन सारी खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।